फूड सेफ्टी ट्रेनिंग वीडियो। फूड सेफ्टी सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित एवं वितरित प्रोग्राम सेफ हैंड्स फॉर फूड हैंडलर्स। इस वीडियो में सम्मिलित जानकारियां केवल दिशा निर्देश हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण द्वितीय स्तर ये प्रशिक्षण का अगला चरण है और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान आकर्षण करता है। कर्मचारी के सेवा आरंभ के शुरुआती 6 महीनों के दौरान प्रशिक्षण का समय निर्भर करता है। प्रशिक्षण की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी अधिक जोखिम वाले कार्यों में संलग्न है या फिर कम जोखिम वाले कार्यों में। कर्मचारी जो अधिक जोखिम वाले कार्यों में हों, उनके लिए उनके कार्य के आरंभ से ही प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए। उनके कार्य आरंभ के 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके निर्देश लगभग पौन घंटे से 1 घंटे के हैं। प्रशिक्षण के विषय: खाद्य सुरक्षा, खाद्य के खतरे, भौतिक खतरे एवं भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें, रासायनिक खतरे एवं बचाव, बैक्टीरियल खतरे, जीवाणु के प्रकार तथा उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जीवाणु खतरों पर नियंत्रण, क्रॉस कंटेमिनेशन और उनसे बचाव, तापमान की गणना, हैसअप हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाद्य का प्रवाह खरीदने से लेकर परोसने तक। खाद्य सुरक्षा के खतरे। इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे ऐसे खतरों का जो खाद्य की सुरक्षा को जोखिम उत्पन्न करते हैं। खतरे एक जैविक, रासायनिक एवं भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था हैं जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की आशंका उत्पन्न करते हैं। खाद्य सुरक्षा संकट। खतरा जो हानि पहुंचाने की आशंका रखता है। खतरे एक जैविक, रासायनिक एवं भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था हैं जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की आशंका रखते हैं। खाद्य सुरक्षा संकट। खतरा जो हानि पहुंचाने की आशंका रखता है। असुरक्षित खाद्य उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है। संकट के प्रकार: भौतिक, रासायनिक और बैक्टीरिया द्वारा। खाद्य पर स्थानांतरित होने पर खाद्य मानव उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। अब अध्ययन करते हैं भौतिक संकट का। भौतिक संकट कुछ अन्य पदार्थों के ऐसे ठोस टुकड़े हैं जो कि खाद्य पदार्थ में नहीं होने चाहिए। ये भौतिक पदार्थ खाद्य पदार्थ के संपर्क में आकर उसे असुरक्षित करते हैं। जैसे धातु के टुकड़े, नट बोल्ट, स्क्रू आदि। कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, बाल, कीड़े मकोड़े आदि। भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें? स्टेपलर या पेपर क्लिप्स का रसोई में उपयोग न करें। डिब्बों को खोलने वाले यंत्रों को उचित स्थान पर रखें। बर्फ को निकालने के लिए कांच के औजारों का उपयोग न करें। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखें। आभूषणों का उपयोग न करें या फिर कम से कम करें। सिर के बालों को जाली से ढांकें या फिर शेफ हैट का उपयोग करें। रासायनिक खतरे। खाद्य पदार्थों का सफाई के रसायनों से संपर्क में आना। कीटनाशकों का फलों तथा सब्जियों पर उपयोग। सफाई के रसायनों से संपर्क में आना। रसायन भोजन को दुर्घटनावश प्रदूषित कर सकता है। भंडारण के समय, पकाते समय या परिवहन के समय ये असावधानी के कारण या जानकारी के अभाव में भूलवश हो सकता है। भोजन क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायन या सफाई के सामान भोजन की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उनका उपयोग बिल्कुल सही ढंग से किया जाए।
कीटनाशकों का फलों तथा सब्जियों पर उपयोग। कुछ ऐसे खाद्य जैसे कि फलों या सब्जियों पर पैदावार के समय कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक भी रसायन ही हैं। रासायनिक खतरों से बचाव। ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थ नहीं हैं, ऐसे रसायनों को अलग संग्रहित करना चाहिए। सफाई करने वाले रसायनों के उपयोग की तिथि को ध्यान में रखें। खाद्य पदार्थों को ढांक कर रखें। फलों तथा सब्जियों को उपयोग में लाने के पहले धो लें। केवल भोजन के संग्रहण के उपयोग के लिए बने डब्बों का इस्तेमाल करें। जस्ते की परत लगी हुई यानी गैल्वेनाइज्ड बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने या अम्लीय खाद्य को संग्रहित करने के लिए कभी भी न करें। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग माइक्रोवेव ओवन्स में न करें जब तक कि वे इस उपयोग के लिए न बने हों। रोगाणु के खतरे। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीवधारी होते हैं जो खाद्य पदार्थों के क्रय से पहले ही उसमें मौजूद रहते हैं या क्रय के बाद संक्रमित होते हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि अधिकतर सूक्ष्म जीवधारी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते और सभी खाद्य पदार्थों में ये जीवाणु मौजूद रहते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ही सहायता से देखा जा सकता है। इनकी बहुत मात्रा भी खाद्य पदार्थों का स्वाद या उनकी महक को बिगाड़ने के लिए आसान नहीं है। जीवाणुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। संक्रमित निर्माता बैक्टीरिया, विष निर्माता बैक्टीरिया। ये रोगाणु खाद्य पदार्थों में ही बढ़ते हैं या आमाशय अथवा आंतों में आंतों की दीवारों को हानि पहुंचाते हैं। इनकी पहचान दस्त, बेचैनी, बुखार या पेट दर्द आदि है। ये लक्षण आने की अवधि 6 घंटे से लेकर 1 सप्ताह तक। उदाहरण के लिए साल्मोनेला, कैम्फिलोबैक्टर, शिगेला। विष निर्माता बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपको स्वयं बीमार तो नहीं करते, बल्कि भोजन में पनपने के दौरान या आपके पेट में पहुंचकर विषैले या नशीले प्रकार के बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनके कारण होने वाली बीमारियां हैं नौजिया, वमन, क्रैम्प, कमजोरी, बोलने या गटकने में मुश्किल होना आदि है। इनके विकास का समय शायद कुछ ही घंटे होता है। उदाहरण के लिए स्टाफेलोकोकस ऑरियास, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आइए देखें ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं। यूं तो बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, मगर विशेष रूप से मिट्टी, हवा, मनुष्यों के चर्म एवं हाथों में, परजीवियों में, कच्चे भोजन में, सतहों पर व मशीनों में, कपड़ों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। देखें कि बैक्टीरिया कैसे विकसित होते हैं। बैक्टीरिया को अपने विकास के लिए अलग अलग स्थितियां चाहिए होती हैं। इनके विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं नमी, प्रोटीन, ऑक्सीजन, अम्लीयता, तापक्रम। नमी। हमारी ही तरह इन्हें भी जीवन एवं विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जिनमें उच्च नमी वाले तत्व होते हैं मांस, सूप, रसदार मसाले एवं कुछ दुग्ध पदार्थों में इनके विकास को बढ़ावा मिलता है, जबकि नमी शून्य भोज्य पदार्थ जैसे कि आटा,
बिस्कुट अथवा गरिष्ठ मक्खन इनके विकास में सहायता नहीं करते। प्रोटीन। भोजन इन्हें प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है, विशेषकर मांस जो कि प्रोटीन तत्व की उच्च मात्रा है। ऑक्सीजन। प्रायः सभी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ ऑक्सीजन के बिना जी तो सकते हैं, लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते। अम्लीयता। कई सूक्ष्मजीवी अम्लीयता वाले भोज्य पदार्थों को उपयुक्त मानते हैं, लेकिन अधिक अम्लीय हो या अधिक क्षारीय तो वो उनमें भी नहीं पनप पाते। तापक्रम। कई बैक्टीरिया सामान्य शारीरिक तापमान में अच्छी तरह पनपते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी प्रजनन क्षमता लगभग न के बराबर हो जाती है, जबकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी की अधिकता के कारण इनकी प्रजनन क्षमता एकदम से कम होती है। सूक्ष्मजीवी से होने वाले खतरों का नियंत्रण। बैक्टीरियल खतरों का नियंत्रण इस प्रकार से किया जा सकता है। स्वयं की स्वच्छता का उच्च मानदंड, स्वच्छता के अच्छे प्रयोग, भोज्य पदार्थों का चयन से लेकर ग्रहण करने तक विशेष ध्यान रखना, भोजन को ढांक कर रखने की आदत, परजीवियों का नियंत्रण, अवशेषों का स्वच्छ निर्मूलन और प्रभावकारी सफाई। भोजन पकाना, देना व ग्रहण करना ये तीनों आपसे संबंधित हैं। इसलिए भोजन की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। इसलिए आपको भोजन के संक्रमण का नियंत्रण करना ही होगा। क्रॉस कंटेमिनेशन। खतरनाक जीवाणुओं का संक्रमित सतह, भोजन या कपड़ों से सुरक्षित भोजन में स्थानांतरण होना क्रॉस कंटेमिनेशन कहलाता है। इसलिए कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संक्रमित न हो। लेकिन कैसे? पके भोज्य पदार्थों के साथ कच्ची सामग्री न मिलने पाए। मैले कुचैले कपड़ों को पकाने के दौरान न उपयोग में लाएं। गंदा कार्यस्थल, सतह व उपकरण, गंदा काटने का तख्ता, गंदे चाकू, बिना धुले हुए हाथ, इन सब से हमेशा बचना चाहिए। क्रॉस कंटेमिनेशन को दूर रखें। हमेशा पके हुए और कच्चे खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखें। पके हुए तथा कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण और संरक्षण के लिए अलग अलग सतह का उपयोग करें। कच्चे खाद्य पदार्थों में कार्य करने के बाद हाथों को अवश्य धोएं। पके हुए तथा कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग चाकू, बर्तन आदि का उपयोग करें। हमेशा साफ कपड़ों का उपयोग करें। दस्ताने का उपयोग स्वास्थ्यकर तरीके से करें। उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्यप्रद तरीके से करें। खाद्य पदार्थों का उपयोग यथासंभव कम से कम करें। भोजन की हैंडलिंग के लिए हमेशा बर्तनों का उपयोग करें। फूड हैंडलर होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप क्रॉस कंटेमिनेशन को दूर रखें। खाद्य सामग्री के तापमान की गणना। खाद्य सामग्री का रखरखाव व परोसना उचित तापमान पर हो, ये सुनिश्चित करने के लिए रसोई के समस्त स्टाफ को
खाद्य सामग्री के तापमान की गणना करने तथा तापमापी के उपयोग की उचित विधि की जानकारी होनी चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग कैसे करें? थर्मामीटर को साफ रखें। खाद्य सामग्री पर थर्मामीटर लगाएं। तापमान की सीमाओं को जानें। थर्मामीटर को साफ रखें। तापमान लिखें। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पर्यवेक्षक को सूचना दें। भोजन को खतरे से दूर रखने के लिए उसके तापमान की गणना विभिन्न स्तरों पर की जाती है। तापमान की गणना। जब आप तापमान की गणना किसी सही प्रक्रिया द्वारा नोट करते हैं, तब यह एक लिखित दस्तावेज बन जाता है। अपने क्षेत्र की संबंधित गणना प्रपत्र को पूर्ण करें। तथ्य अंकित करें। तारीख डालें। तापमान लिखें और हस्ताक्षर करें। तापमापक यंत्र यानी थर्मामीटर। भोजन तापमापक यंत्र भोजन सामग्री का अंदरूनी तापमान बताता है। खाद्य सामग्री सुरक्षित तापमान पर तैयार की गई है, ये सुनिश्चित करता है। कार्य करते समय कम से कम एक थर्मामीटर अवश्य ही होना चाहिए। खाद्य तापमापी थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं: सामान्य तापमापी, मैनुअल और पॉकेट थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर। तापमापी यंत्र का स्केल मरम्मत करना। तापमापी यंत्र को नियमित रूप से दुरुस्त करना चाहिए। इसके लिए बर्फ का चूरा और पानी एक पात्र में भरें तथा तापमापी के छोर को तरल के केंद्र में प्रवेश कराएं। ध्यान रखें कि वो किनारे या दीवार के संपर्क में न रहे। तापमान के स्थिर होने तक इंतजार करें। अब यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसा न होने पर कैलिब्रेशन नट को घुमाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सुनिश्चित करें। आप इसे उबलते पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दुरुस्त कर सकते हैं। हैसअप हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या HACCP। HACCP खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण विधि है, जो कि खाद्य सामग्री के तैयार होने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की पहचान कराता है। ये हर स्तर पर खाद्य पदार्थों के प्रवाह की जांच करता है, खाद्य सामग्री के खरीदना से लेकर उसके परोसे जाने तक। इसके माध्यम से संकटों की पहचान की जाती है और उचित कदम उठाए जाते हैं। वे कदम जहां सुरक्षित भोजन उत्पाद बनाने में नियंत्रण के उपाय कठिन हों, उन्हें कठिन नियंत्रण बिंदु कहा जाता है। जो संस्थान HACCP का पालन करते हैं, वे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का लेखा जोखा रखते हैं और इसे मॉनिटरिंग कहा जाता है। मॉनिटरिंग किसी भी खाद्य परिसर को सुरक्षित उत्पाद बनाने में मदद करता है और उसे कानूनी अड़चन और मुकदमेबाजी से भी बचाता है। HACCP चार्ट।
पहला कदम है खरीदी। फिर आने वाले सामानों को प्राप्त करने के बाद ये सामान जाते हैं सब्जी वाली जगहों पर, सूखे भंडार में, फ्रीज वाली जगह पर। फ्रिज वाले भंडारण की जगह देखें। भोजन को पहले थॉ करना पड़ता है, फिर तैयार करना, फिर पकाना। पकाने के बाद उसे परोसा जाता है या गर्म अवस्था में रखा जा सकता है या फिर से ठंडा किया जा सकता है। सीधे परोसे जाने की स्थिति में बचे खुचे को फेंक देना चाहिए। यदि भोजन को रखा जाना हो और फिर सर्व किया जाना हो, तब भी बचत को फेंक ही देना चाहिए। कूलिंग के लिए रखे गए भोजन को चिल्ड स्टोरेज भेजा जाना चाहिए। इस प्रकरण में परोसने से पहले भोजन को फिर से गर्म किया जाना चाहिए, तभी परोसा जाए। इसी तरह सब्जियों में भी इसी प्रकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार चिल्ड स्टोरेज के लिए भी इन्हीं निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब देखें भोजन का प्रवाह। पहले खरीदना और प्राप्त करना। खरीदने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता का चयन सावधानीपूर्वक करें। सही आपूर्तिकर्ता के चुनाव से ताजगी युक्त भोजन प्राप्त करने में मदद मिलती है। जबकि भोजन को लेते वक्त जो सावधानियां रखनी चाहिए वो हैं: प्राप्त भोजन का तापमान देखें, वह आपके भंडारण के तापमान के बराबर होना चाहिए। हमेशा ही निरीक्षित स्रोतों से खरीदे गए ए ग्रेड के अंडों, पाश्चरीकृत दुग्ध उत्पाद और मांस का उपयोग करें। केनों की टूट फूट और रिसाव के लिए जांच करें। कालातीत होने अर्थात एक्सपायरी होने या सही उपयोग की तिथियों को जांचें। सुनिश्चित करें और निशान पहचानें कि भोजन को थाइंग नहीं किया गया है या फिर से नहीं जमाया गया है। फ्रोजन फूड -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए और लेते समय वह सीधे फ्रीजर में जाना चाहिए। अन्यथा यदि उसे थॉ किया गया है तो उसे फिर से जमाया नहीं जा सकता। उत्पादों की खराबी, कीड़ों या मैल के लिए जांच करें। मांस उत्पादों की ताजापन के लिए जांच करें, जैसे कि चमक, गंधहीनता आदि। खाद्य श्रृंखला का अगला क्रम है भंडारण। डिलीवरी लेने के बाद भोज्य सामानों को जितनी जल्दी हो सके सही स्थानों पर रखना चाहिए। तापमान नियंत्रण और तापक्रम का रखरखाव ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जमे हुए भोज्य का भंडारण -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर और उसका डिस्प्ले यूनिट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम पर होना चाहिए। शुष्क भंडारण क्षेत्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। कच्चे, खाने के लिए तैयार या पके पकाए भोजन को अलग रखना चाहिए। कच्चे पदार्थों को तैयार या पके पदार्थों के ऊपर ना रखें, क्योंकि कच्चे पदार्थ से गिरने वाली बूंदें या टुकड़े आदि पके या फिर तैयार पदार्थों को प्रदूषित कर सकते हैं। भोजन सदैव ढांक कर रखें। सभी भोज्य सामानों में पर्चियां लगी होनी चाहिए। भंडारण को रोटेट करें। फीफो का पालन करें। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नया माल पीछे या फिर पुराने माल के नीचे रखा जाना चाहिए।
संपूर्ण भोज्य पदार्थों को फर्श से यानी जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की ऊंचाई पर ही रखा जाना चाहिए ताकि फर्श की सफाई और कीटनाशन में सहूलियत हो। थॉइंग। थॉइंग कमरे के ताप पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो तो भोजन में बीच का हिस्सा ठंडा होता है और बाहरी हिस्सा जोखिम क्षेत्र में होता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ और टॉक्सिन का निर्माण होता है। थॉइंग के कुछ तरीके हैं। चीजों को फ्रिज के सबसे निचले खाने में प्रति किलोग्राम 10 घंटे की दर से रखें। चीजों को साफ सैनिटाइज्ड सिंक में रखें और ठंडा पानी प्रवाहित करें, लगभग 2 घंटा प्रति किलोग्राम की दर से। सिंक को साफ करना व सैनिटाइज करना न भूलें। चीजों को डिफ्रॉस्ट सेटिंग में माइक्रोवेव करें और फिर तुरंत पकाएं। पकाना हिमीकृत अवस्था से सीधे किया जाना चाहिए। ये सुरक्षित ढंग से हो सकता है या नहीं, ये भोजन के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। भोजन के सबसे मोटे हिस्से का ताप जांचें कि वो पर्याप्त तापमान स्तर तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। तैयारी यानी प्रिपरेशन। तैयारी भोजन के प्रवाह का सबसे खतरनाक चरण होती है, क्योंकि प्रदूषण और तापक्रम के प्रभाव के खतरे सबसे ज्यादा इसी चरण में होते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े समय में हाथ से छूना और बहुत से बर्तन व सतहों से छुआ जाना इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में भोजन सामान्य ताप पर तैयार किया जाता है और भोजन को जोखिम क्षेत्र से परे रखने के लिए सतर्कता रखनी चाहिए। तैयारी करते समय, भोजन को छूते समय और कार्य में परिवर्तन करते समय हाथ धोएं। केवल साफ और सैनिटाइज्ड यंत्रों का प्रयोग करें। पके और खाने के लिए तैयार भोजन से कच्चे मांस को हमेशा अलग रखें। प्रत्येक प्रकार के भोजन के लिए अलग-अलग कटिंग बोर्ड और बर्तनों का उपयोग करें। पोंछने के कपड़ों को नियमित रूप से बदलें और प्रयोग के बाद अवश्य ही धुलवाएं। फ्रिज के खाद्य को रूम टेम्परेचर में ज्यादा समय तक न रखें। इन्हें बैचेस में इस्तेमाल करें। मिलाने के पूर्व घटकों को ठंडा कर लें। उपयोग के पहले फलों व सब्जियों को धो लें। डबल रोटी और मक्खन को पुनः प्रयोग न करें। अब बारी है पकाए जाने की। पकाने के लिए भोजन फ्रिज से लिया जाता है और उस ताप तक गर्म किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। भीतरी पाक तापमान सभी पदार्थों के लिए है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। उल्लेखनीय है कि आंतरिक पाक तापमान का अर्थ है भोजन के भीतर का ताप, न कि ओवन, ग्रिल या फिर तेल का तापमान। ताप मापन के लिए एक अच्छा थर्मामीटर लें और उसे भोजन के मोटे हिस्से में लेकिन हड्डी से दूर डालें। भरे जाने वाले सामान को अलग से पकाएं, लेकिन स्टफ मीट यानी भरवा मांसाहार के लिए ये सुनिश्चित करें स्टफिंग का तापमान भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक या फिर उससे ज्यादा तापमान तक पहुंचे। चीजें एक बार में ही लगातार बिना रुके पकाई जानी चाहिए।
ओवन, फ्रायर आदि को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड की स्थिति में ऊष्मा सभी तरफ एक समान नहीं फैल पाता। ऐसे भोजन को पकाते समय, जिसमें कि एक से अधिक मिश्रित मांसाहार शामिल हों, पूरे मांसाहार को अधिकतम ताप पर पकाएं। भोज्य परिसर नियमन के अनुसार न्यूनतम आंतरिक पाक तापमान है पूरे पोल्ट्री के लिए यानी साबुत मुर्ग के लिए 82 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोल्ट्री जो साबुत नहीं यानी टुकड़े या कतरे हुए 74 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। कतरे हुए मांस मुर्ग को छोड़कर इसके लिए तापक्रम है 71 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूअर का मांस साबुत 71 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मछली पकाने के लिए तापक्रम है 70 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुविधा और सरलता के लिए याद रखा जा सकता है कि साबुत मुर्ग को छोड़कर अन्य सभी के लिए न्यूनतम भीतरी पाक तापमान है 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। होल्डिंग। यदि भोजन तुरंत परोसा या ठंडा नहीं किया जाना है तो उसे 63 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्यादा ताप पर रखा जाना चाहिए। ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। ऐसा ओवन, स्टीम टेबल, होल्डिंग पॉट्स या शेफिंग पैन्स में किया जा सकता है। होल्डिंग के समय जो बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए वो इस प्रकार हैं। भोजन का ताप नियमित रूप से जांचें। होल्डिंग पॉट के डायल का उपयोग करने की बजाय थर्मामीटर का उपयोग करें। सही हॉट होल्डिंग टेम्परेचर के लिए निर्मित यंत्रों का प्रयोग करें। ताप वो फैलने से रोकने के लिए भोजन में चम्मच चलाते रहें। भोजन को हमेशा ढांक कर रखें। यदि डिजाइन न किया गया हो तो होल्डिंग के सामान को भोजन को गर्म या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में न लाएं। कूलिंग। पकाया हुआ भोजन यदि तुरंत परोसा या आगे और प्रसंस्कृत न किया जाने वाला हो तो वह ठंडा कर दिया जाना चाहिए और ऐसा जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, यानी वह जोखिम क्षेत्र से फिर से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरिया कूलिंग के दौरान नहीं समाप्त हुए हों या कूलिंग के बाद आए हों, उन्हें पनपने का अवसर मिल जाता है। सूप, ग्रेवी आदि के बड़े बर्तनों को बर्फ के पानी के सिंक में रखें और हर 15 मिनट से आधे घंटे के बीच चम्मच चलाते रहें। बड़े कंटेनर से भोजन को उथले बर्तनों में डाल दें। गहराई 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से ज्यादा न हो, ताकि तेजी से ठंडा हो। फ्रिज सही और चालू हालत में होना सुनिश्चित करें। उन्हें ओवरलोड होने न दें। भोजन के चारों तरफ जगह रखें ताकि हवा आसानी से आ जा सके। फ्रिज को कार्डबोर्ड या सिल्वर पन्नी से विभाजित न करें, क्योंकि इससे हवा का प्रवाह रुकता है। और अब देखें रीहीटिंग यानी पुनः गर्म करना। नियमों के अनुसार सभी जोखिम युक्त भोजन पदार्थ कुछ घंटों में फिर से उनके मूल पकाने के तापमान पर गर्म किए जाने चाहिए। सुरक्षा के लिए सभी जोखिम युक्त भोजन को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी जल्दी संभव हो गर्म करें। इससे बैक्टीरिया को समाप्त करने और उनकी वृद्धि रोकने में प्रभावी मदद मिलती है। पुनः गर्म करने के लिए सही सामानों का उपयोग करें, यानी वे सामान जो भोजन को पर्याप्त उच्च ताप पर तुरंत गर्म करते हैं। भोजन के ताप को हमेशा थर्मामीटर से नापें।
रीहीटिंग के समय जो खतरे होते हैं वे इस तरह से हैं। हो सकता है शुरुआती पकाने के समय सभी बैक्टीरिया खत्म ना हुए हों, भोजन शायद तुरंत न ठंडा किया गया हो, या पर्याप्त निम्न ताप पर भंडारण न किया गया हो जिसमें कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हों, या भंडारण के समय कुछ बैक्टीरिया फिर से आ गए हों। और अब देखें परोसा जाना। ग्राहकों को चाहे परोसा जाए या फिर वे स्वयं परोसें, ध्यान रहे भोज्य प्रदूषित न हो और तापमान में अधिक परिवर्तन न हो। परोसने वाले व्यक्तियों को छुरी, कांटा व चम्मच के उपयोग की तरफ नहीं छूना चाहिए। कप व गिलास को उनके बॉटम या हैंडल से पकड़ें, उनके रिम से न पकड़ें। परोसने के लिए दस्ताने, चिमटे और बर्तनों आदि का प्रयोग करें। अब देखें स्वयं सेवा या बफे। पर्याप्त चम्मच या चिमटे रखें ताकि ग्राहक अपने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित न हो। भोजन को छींक गार्ड या अन्य शील्डिंग की सहायता से बचाकर बफे काउंटर में रखें। पुराने और नए खाद्य को न मिलाएं। सुनिश्चित करें कि सही ठंडा व सही गर्म तापमान बफे काउंटर पर हमेशा रहे। आइए आज जो कुछ हमने जाना उसे एक बार फिर से देखें। खाद्य सुरक्षा, खाद्य के खतरे, भौतिक खतरे एवं भौतिक खतरों से बचाव कैसे करें, रासायनिक खतरे एवं बचाव, बैक्टीरियल खतरे, जीवाणु के प्रकार तथा उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जीवाणु खतरों पर नियंत्रण, क्रॉस कंटेमिनेशन और उनसे बचाव, तापमान की गणना, हैसअप हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाद्य का प्रवाह खरीदने से लेकर परोसने तक,